नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर नंबर 48 है। अगर आप पूरी लेक्चर सीरीज़ पढ़ते आ रहे हैं ना भैया, ये तो मेरा वादा है आपसे, किसी भी एक्स्ट्रा किताब, किसी भी एक्स्ट्रा नोट्स को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको इस कदर याद हो जाएगा ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो फ़िलहाल अभी हम पढ़ने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट की या पूरे इतिहास की एक आप टॉपिकों का ऐसा संग्रह बनाइए जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर एक लिस्ट तैयार करें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हिस्ट्री के, तो उनमें से एक टॉपिक भारत सरकार अधिनियम भी होगा। ये इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। हालांकि इंडियन पॉलिटी में भी आप इसको पढ़ते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 हम पढ़ने वाले हैं। इसका बैकग्राउंड है क्या है, ये कैसे आया, क्यों आया, इसको मुझे नहीं लग रहा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने इससे पहले वाले लेक्चर पढ़े होंगे तो याद हो गया होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। आपका 1919 का अधिनियम आपने पढ़ा, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसमें ये प्रावधान कर रखा था कि भैया 10 साल के बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि क्या क्या और सुधार करने की आवश्यकता है। तो कायदे से देखा जाता तो 1929 को या 1929 के बाद कभी भी इसको समीक्षा करने के लिए आयोग का गठन किया जा सकता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ही इसका गठन कर दिया। कारण क्या था, आपको पता ही है कि चुनाव आने वाले थे, इस कारण से। तो 2 साल पहले ही साइमन कमीशन आयोग का गठन कर दिया गया, जिसका ये काम था कि भैया जो नया कानून आएगा उसमें क्या क्या और सुधार होने चाहिए, ये काम करना था इनको। तो हमने विरोध किया, बहुत विरोध, तगड़े तरीके से विरोध किया, क्योंकि साइमन कमीशन में जो 7 लोग थे सभी के सभी अंग्रेज थे। ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। खैर, हमें चैलेंज दिया गया। लॉर्ड बर्किनहेड जो उस समय भारत के सचिव थे, उन्होंने हमको जो है चैलेंज दिया कि भैया हम आपके लिए कानून बना रहे हैं, आप नहीं राज़ी हो रहे, तो आप में हिम्मत है तो आप कानून बना के दिखाइए, आप ऐसा संविधान बना के दिखाइए जिसमें आप भारत की जितने भी पार्टियाँ सब सहमत हो। तो हमने तुरंत मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और हमने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट उसको कहते हैं या नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। हालांकि अंग्रेज़ों का जो कहना था वो सही हो गया। हमारी इस रिपोर्ट को कई हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने नकार दिया। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल, मुस्लिम लीग ने ही उसको नकार दिया। तो अब उसको कंसिडर करने का सवाल ही नहीं था। ठीक है, तो साइमन आयोग की जो रिपोर्ट आती है, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आती है, उस पर चर्चा करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपने पढ़ी है। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ। तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपने पढ़ लिया। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक निचोड़ निकाला गया, एक वाइट पेपर पब्लिश किया गया। उसमें इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का निचोड़ लिखा गया और इसको दोनों ब्रिटिश पार्लियामेंट की दोनों कमेटी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की दोनों सदन है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके सदस्यों के द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसे जॉइंट कमेटी कहते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो उसके अध्यक्ष थे। तो उसको इस वाइट पेपर को सौंपा गया और उन्होंने उसमें जो भी उनको अच्छा लगा उन चीज़ों को कंसीडर करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया और तब जाके 1935 का कानून बनकर आया। उसी की हमको चर्चा करनी है, ठीक है। 1935 की हमको चर्चा करनी है। भैया 1935 का जो अधिनियम था इतना बड़ा था ना कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया इसमें 321 आर्टिकल थे, समझ में आया। जो भारत के लिए स्पेशली बनाए गए हैं 321 आर्टिकल हैं और 10 अनुसूचियाँ थी। और जानते हैं, जब हमें आगे चलकर संविधान बनाने का मौका मिलेगा तो हमारे संविधान सभा के लोगों ने 60-70% जो चीज़ें हैं हमारे संविधान में इसी अधिनियम 1935 से ही जोड़ ली थी। तो अगर आप 1935 को एक साइड में देखेंगे और हमारा संविधान एक साइड में देखेंगे तो बहुत सारी समानताएं आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। और इसके अलावा ये आखिरी अधिनियम था अंग्रेज़ों के द्वारा। इसके बाद हमें आज़ादी मिल गई, अंग्रेज और कोई एक्ट नहीं ला पाए, ठीक है, और भी कोई संवैधानिक एक्ट नहीं ला पाए, ठीक है। आपको पता है हमारा जब देश आज़ाद हो गया 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिल गई, हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इस बीच हमारा संविधान बन रहा था ना, तो कौन से संविधान के अकॉर्डिंग हमारा देश चल रहा था,
तो जवाब है 1935 का जो ये अधिनियम था ना, इसी के अकॉर्डिंग हमारा देश चल रहा था। तो हमारी संविधान सभा ने, हमारी सरकार ने इसी अधिनियम 1935 को ही अंतरिम संविधान घोषित कर लिया था। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन गया, इसको हटा दिया गया और नया संविधान हमारा लागू हो गया था। इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। अब इसकी विशेषताएं, जैसा कि मैंने बताया भैया, इसमें इतने सारे प्रावधान हैं, सब पढ़ना तो नामुमकिन है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं परीक्षा के लिए वो हम पढ़ते हैं। इसकी विशेषताएं, इसमें देखिए अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान कर रखा था। इसकी सारी एक एक चीज़ें मैं आपको इतना डिटेल में बता दूंगा ना कि मैं समझ रहा हूँ कि आप बच्चे हो, आपको कुछ नहीं पता, ऐसा डिटेल में बता रहा हूँ। आपको पता है कि हमारा जो भारत है, उस भारत में प्रांत थे जो ब्रिटिश भारत प्रांत थे, और देसी रियासतें भी थी। हालांकि 1935 का संविधान लागू होने के बाद 11 प्रांत हो गए थे। पहले 9 प्रांत थे, लेकिन एक प्रांत उड़ीसा बना दिया गया नया, और सिंध बना दिया गया, तो 11 प्रांत हो गए। और 600 से ज़्यादा देसी रियासतें थीं। तो देसी रियासतें एक तरीके से अलग ही थी, भले उनका इनडायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिश का था, लेकिन वो अपने तरीके से उनको कुछ स्वायत्तता दी गई थी, कुछ उनको फ्रीडम दिया गया था, तो एक तरीके से वो अलग थी। तो यहाँ पर एक देश के निर्माण की बात हो रही है, एक संघ के निर्माण की बात हो रही है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और जो आपके देसी रियासतें, इनको मिलाकर एक संघ स्थापित करने की बात की जा रही है। ठीक, अभी फ़िलहाल ये हेडिंग देख लेते हैं, फिर इनका पोस्टमार्टम आगे चलकर करते हैं। अभी फ़िलहाल दिमाग में रखिए, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान है यहाँ पर, और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। 1919 के अधिनियम से आपने देखा, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। मतलब प्रांत में गवर्नर थे, गवर्नर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो ज़्यादातर अंग्रेज हुआ करते थे, और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर वो जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय होते थे ना, जिन्हें आरक्षित विषय कहते हैं, उन पर कानून बनाते थे। जबकि गवर्नर भारत के जो मंत्री होते थे, जो उसके मंत्री होते थे, वो ज़्यादातर इंडियन होते थे, उनके साथ मिलकर जो कम इम्पोर्टेंट विषय हैं, जिनको हस्तांतरित विषय कहते हैं, उन पर कानून बनाते थे। तो द्वैध शासन प्रांतों में लागू था। ये 1919 में हमने डिटेल में बताया हुआ है, ये समाप्त कर दिए। और प्रांतों के अंदर उत्तरदायी सरकार ला दी गई, मतलब स्वायत्त शासन प्रांतों में ला दिया गया। मतलब उत्तरदायी सरकार, मतलब वहाँ पे सरकार का गठन होगा। वहाँ पे जैसे आज की डेट में प्रांतों में इलेक्शन होते हैं, सरकार का गठन होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, वैसा ही सिस्टम यहाँ पर ला दिया गया। 1935 के कानून के माध्यम से ऐसा प्रावधान कर दिया गया। और 2 साल के बाद 1937 में चुनाव हुए प्रांतों में। और जैसे आज की डेट में मुख्यमंत्री गठन होते हैं ना, तो वहाँ भी उस समय उनको प्रधानमंत्री कहते थे। जैसे आज मुख्यमंत्री कहते हैं, उस समय उनको प्रधानमंत्री कहते थे या अध्यक्ष कहते थे। उनका गठन किया गया। अब यहाँ पर देखने लायक ये बात है कि भैया केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दिया गया। जैसी व्यवस्था राज्यों में पहले लागू थी, अब उसको हटाकर केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दिया गया। इसका पोस्टमार्टम आगे करेंगे। और शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची। आज भी अगर आप संविधान के 7वीं अनुसूची में देखेंगे, हमारे भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है इन 3 सूचियों के माध्यम से। संघ सूची में ऐसे विषय लिखे होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होता है। प्रांत या आज राज्य सूची है, इसमें ऐसे विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य की विधानमंडल का कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हेल्थ, शिक्षा, ये ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान यहाँ किया गया। इससे पहले भारत में कोई भी संघीय न्यायालय नहीं था। आखिरी जो न्यायालय था, जहाँ पे आखिरी जो सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, वो इंग्लैंड में था, जिसे प्रीवी काउंसिल कहते थे। अब भारत में संघीय न्यायालय स्थापित कर दिया गया। जो आज का सुप्रीम कोर्ट है ना, यही है, ये संघीय न्यायालय, जिसको हमने नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट कर दिया था। अब यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का यहाँ विस्तार कर दिया गया। जैसे अब ये जो व्यवस्था है ना, आरक्षण एक तरीके से दलित समुदाय को भी दे दी गई थी, लेकिन हालांकि उनको जो आरक्षण दिया गया था वो अलग तरीके का था। उनको संयुक्त निर्वाचन चुनाव प्रणाली के
अधीन दिया गया था, जबकि जो मुस्लिम थे और सिख ईसाई थे और भी कई वर्ग थे उनको उनका पृथक निर्वाचन प्रणाली के अधीन था, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था, जबकि दलितों के लिए जो था वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम था। मतलब कहने का भाव ये है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर दलित समुदाय के लिए सीटें आरक्षित हैं, वहाँ पर जो चुनाव होंगे ना, तो दलित समुदाय के ही लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, लेकिन वोट करने का अधिकार केवल दलित लोगों को नहीं होगा, उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम होता, जैसे मुसलमानों के लिए है, जिस निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम के लिए सीट जो है फिक्स की गई है, जो आरक्षित की गई है, वहाँ पर जब चुनाव होगा मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और वोट उसको मुस्लिम लोग ही करेंगे। अब बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 के ही अधिनियम से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत में एक संघीय बैंक की स्थापना की गई, आरबीआई की स्थापना 1935 के ही माध्यम से की गई है। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। जैसे मैंने बताया, संघ शासन व्यवस्था, मतलब भारत में अखिल जो है भारतीय संघ की स्थापना की गई। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना कैसे की गई, मतलब इसमें यह प्रावधान किया गया कि भैया ब्रिटिश भारत के जो प्रांत हैं, अब 11 प्रांत हो गए हैं, इनको और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ये 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश आज की डेट में आप समझ सकते हैं, और देसी रियासतें, 600 से ज़्यादा देसी रियासतें हैं, इन सबको मिलाकर एक संघ की स्थापना की जाएगी। एक अखंड भारत एक तरीके से आप समझ सकते हैं, उसकी स्थापना की जाएगी। लेकिन अंग्रेज दिल से नहीं चाहते थे कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो, ये तो बस प्रावधान इसलिए ले आए थे, लेकिन हमारा जो बार बार हम प्रेशर डाल रहे थे, हमारी डिमांड थी, इसलिए वो नाम मात्र ही ये प्रावधान ले आए थे। उन्होंने बहुत बड़ी शर्त रखी थी। उन्होंने कहा भारत में संघ शासन व्यवस्था अर्थात अखिल भारतीय संघ की स्थापना तभी होगी अगर देसी रियासतों की कुल जनसंख्या जितनी है उसके आधी जनसंख्या के बराबर देसी रियासतें शामिल हो जाएं ना, राज़ी हो जाएं इस संघ में सम्मिलित होने के लिए, तब जाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जा सकती है। लेकिन आपको बताऊं, देसी रियासतें कभी मानी ही नहीं। तो 1935 में जो प्रावधान कर रखा था कि भारत में संघ शासन व्यवस्था लाएंगे या अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी, वो हो ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि देसी रियासतें कभी मानी ही नहीं। अंग्रेज़ों ने शर्त रखी थी कि उतनी देसी रियासतें शामिल हो जाएं, इस संघ में शामिल होने के लिए राजी हो जाएं, जिनकी जनसंख्या कुल देसी रियासतों की जनसंख्या का आधे से ज़्यादा हो। मतलब अगर कुल देसी रियासतों की जनसंख्या मान लीजिए 16 करोड़ है, 16 करोड़ है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर इतनी देसी रियासतें शामिल हो जाती है, इनकी पूरी जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक है, मतलब मान लीजिए 100 देसी रियासतें शामिल हो जाती हैं, इनकी जो जनसंख्या है वो 8 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये संघ की स्थापना होगी। अगर मान लीजिए 500 भी देसी रियासतें शामिल हो जाती हैं, लेकिन इनकी जो जनसंख्या है 7 करोड़ है, तो ये 16 करोड़ का 50% से भी कम है, तो इसका मतलब संघ की स्थापना नहीं होगी। तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि भैया 50% देसी रियासतें शामिल हो जाती तब संघ की स्थापना होती, नहीं, जनसंख्या के हिसाब से 50% वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। अब शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, मतलब संघ सूची में 59 विषय लिखे गए जिन पर अधिकार था संघ सरकार को कानून बनाने का। प्रांत सूची में 54 विषय थे जिन पर प्रांतीय सरकारें कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची में दोनों को कानून बनाने का अधिकार था। तो शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। 1919 वाले एक्ट में आपने देखा संघ सूची और प्रांत सूची थी, समवर्ती सूची नहीं थी, लेकिन यहाँ पर समवर्ती सूची भी ला दी गई। ठीक, समझ में आ गया। और इसके अलावा रेजिडुअल पावर, मतलब ऐसा विषय जो अगर ना ही संघ में शामिल हो ना प्रांत में शामिल हो, समवर्ती सूची में भी शामिल नहीं है, तब प्रश्न उठेगा भैया उस विषय पर कानून कौन बनाएगा। तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को होगा, मतलब संघ सरकार को होगा, केंद्र सरकार को होगा। ठीक है, जैसे आज भी होता है। अब इसके अलावा प्रांतों में कई प्रांत ऐसे थे, 11 प्रांतों में से 6 प्रांत ऐसे थे जहां पर 2 सदन की व्यवस्था की गई। जैसे आज की डेट में आप कमेंट करके बताइए कितने प्रांत ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधानमंडल दोनों हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ये सबको मालूम होना चाहिए। वैसे ही
6 प्रांत बता दिए गए कि भैया 6 प्रांत बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, असम, बिहार, ये 6 प्रांतों में 2 सदन की व्यवस्था की गई, विधान परिषद और विधानसभा। सबसे ज़्यादा सीटें बंगाल में की गई थी। और इसके अलावा बाकी के जो 5 राज्य थे, यहाँ पर केवल और केवल एक ही सदन होगा, विधानसभा। जैसे उड़ीसा और सिंध, ये तो नया प्रांत बना था, 1935 के ही माध्यम से इसको बनाया गया था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, फ्रंटियर प्रोविंस है ये। मध्य प्रांत, जो आज मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। पंजाब, यहाँ पर केवल एक ही सदन था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब केंद्र में 2 सदन तो पहले से ही थे, केंद्र में 2 सदन पहले ही से थे, लेकिन वहाँ पर जो 2 सदनों में सदस्य थे ना, जो लोअर हाउस में जो सदस्य थे पहले 145 थे, और ये 145 के सभी सदस्य कहाँ आते थे? ब्रिटिश भारत से आते थे। और अपर हाउस में जो पहले 60 सदस्य थे, जिसे राज्य परिषद कहा जाता था, यहाँ भी केवल सीटें जो थी ना, ब्रिटिश भारत से ही चुने जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई कि केंद्र में जो 2 सदन हैं, इनकी सीटें बढ़ा दी गई। लोअर हाउस, जिसे संघीय सभा कहा जाता था, इसकी सीटें 375 कर दी गई, और ये प्रावधान किया गया कि भैया ब्रिटिश भारत से 250 सीटें होंगी, और देसी रियासत के जो प्रतिनिधि होंगे वो भी यहाँ शामिल होंगे, उनकी 125 सीटें होंगी। राज्य परिषद में 260 सीटें कर दी गई, पहले 60 थी। ब्रिटिश भारत के लिए 156 सीटें हैं, और देसी रियासतों के लिए 105 सीटें हैं। लेकिन आपको पता है, ये जो 2 सदन थे ना, दोनों सदन में देसी रियासत तो शामिल हुए ही नहीं। ये देसी रियासत शामिल करने का प्रावधान तब था जब अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो जाती, लेकिन अखिल भारतीय संघ की स्थापना कभी हो नहीं पाई। तो जो दोनों सदन थे, जैसे 1919 में था, वैसे ही यहाँ प्रावधान रहा, बस सीटें बढ़ गई। ये ब्रिटिश भारत, तो ब्रिटिश भारत जो सीटें बढ़ गई वही हैं, बाकी वैसे ही प्रावधान है। तो केंद्र सरकार में 2 सदन है, लेकिन सभी के सभी सदनों में जो लोग हैं वो ब्रिटिश भारत से ही आ रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, केंद्र में उत्तरदायी सरकार नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि केंद्र में इलेक्शन हो रहा है, सभी पार्टियां अपना अपना इलेक्शन लड़ रही हैं और प्रधानमंत्री नियुक्त कर रही हैं मेजोरिटी में आकर, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर ब्रिटिश भारत के जो लोअर हाउस से सदस्य तो चुने जा रहे हैं, लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं, लेकिन इनके पास लिमिटेड अधिकार है, सरकार नहीं बना सकते हैं। मेन यहाँ पर मुखिया जो बैठा है वो वायसराय है। यहाँ पर केंद्र में जो मेन मुखिया है वो कौन है? वायसराय है। और वायसराय ये तो सरकार के द्वारा चुना आ रहा है, मतलब सरकार इसको नियुक्त कर रही है, जनता तो नियुक्त कर नहीं रही है। तो इसलिए उत्तरदायी सरकार यहाँ नहीं है। यहाँ कोई प्रधानमंत्री तो नियुक्त हो नहीं रहा, तो यहाँ उत्तरदायी सरकार नहीं है। ठीक है। और मैंने बताया केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हो गई। मतलब केंद्र में 2 विषय, जो केंद्र के अंदर 2 विषय बना दिए गए, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। मतलब आपको समझ में आना चाहिए भैया, केंद्र सरकार किस पर कानून बनाती थी? ये संघ सूची पर कानून बनाती थी। संघ सूची और समवर्ती सूची पर भी इसको अधिकार था। तो संघ सूची और समवर्ती सूची में जो भी विषय थे, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय थे, जैसे डिफेंस, जैसे आपका फाइनेंस से संबंधित, विदेशी मामले, वो सभी आरक्षित विषय बना दिए गए उसको। और जो कम इम्पोर्टेंट थे, शिक्षा उक्षा से जैसे, उसको हस्तांतरित विषयों में रखा गया। अब आरक्षित विषय पर कानून अलग सिस्टम बनाएगा और हस्तांतरित विषय पर कानून अलग सिस्टम बनाएगा। आरक्षित विषय पर जो कानून बनाएगा वो वायसराय अपनी कार्यकारी परिषद के साथ बनाएगा, जो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हालांकि इंडियन भी अब बना दिए गए थे, 3 इंडियन भी थे, लेकिन इनको चुनने का अधिकार केवल सरकार को ही था। मतलब कार्यकारी परिषद के जो सभी सदस्य वो तो वायसराय ही चुनता था, जनता तो नहीं चुनती थी। जब भी ये काम करेंगे सरकार के ही हित में करेंगे। भले ही इंडियन को भी चुना जा रहा, लेकिन वही इंडियन है जो सरकार के प्रति वफादार हैं। ठीक है। तो ये काम करते थे, आरक्षित विषयों पर कानून बनाते थे। और जो कम इम्पोर्टेंट हैं उनमें वायसराय जो है वो मंत्री परिषद के साथ कानून बनाता था। ये मंत्री कौन थे? ये ज़्यादातर इंडियन होते थे। ये मंत्री परिषद पता कौन थे? ये जो आपका लोअर हाउस और अपर हाउस के सदस्य हैं, इन्हीं में से कुछ लोगों को मंत्री बना दिया जाता था, कुछ विभाग दे दिए जाते थे, तो वही मंत्री हैं। ये मंत्री कौन है? ये जनता के द्वारा चुने गए हैं, जो हाउस ऑफ, ये लोअर हाउस और अपर हाउस के सदस्य हैं। ये हस्तांतरित विषय पर कानून बना रहे हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हो गई है।
और राज्यों में हटा दिया गया है। और राज्यों में क्या है, राज्यों के अंदर आपका, राज्यों के अंदर, प्रांतों के अंदर यहाँ उत्तरदायी सरकार है। अब प्रांत में उत्तरदायी सरकार है, उत्तरदायी सरकार, ठीक है। उत्तरदायी सरकार मतलब समझ रहे क्या, प्रांतों में जो भी आगे चुनाव होंगे 1937 में, यहाँ पर जो भी पार्टी मेजोरिटी में आएगी किसी प्रांत के अंदर, वो अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करेगी। जैसे आज होता है मुख्यमंत्री जिसको कहते हैं, उस समय प्रधानमंत्री कहते थे। आज देश के जो देश सेंटर में प्रधानमंत्री होते हैं, उस समय राज्य वाले को ही प्रधानमंत्री कहते थे, ठीक है। और इसके अलावा आपके गवर्नर भी होंगे। आज भी राज्यों में गवर्नर तो होते हैं, तो यहाँ पर प्रांत में गवर्नर भी होंगे। ये गवर्नर केंद्र सरकार वायसराय नियुक्त करेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। तो प्रांत में क्या सिस्टम था, राज्य में क्या सिस्टम है, आपको क्लियर हो गया होगा। तब एक एक की मैंने आपको डिटेल में बताई है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान कर रखा था, हुआ नहीं। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार आ गई। मतलब प्रांतों में चुनाव होगा, विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें जो भी विधानसभा में, हालांकि कई राज्यों में 2 परिषद हैं, 2 सदन हैं, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो विधानसभा है, आज भी विधानसभा जो है उसी के जो सदस्य चुनाव होते हैं, उसी के सदस्य मिलकर जो मेजोरिटी में आते हैं वही सरकार बनाते हैं। वैसे ही सिस्टम यहाँ था, तो सरकार बनाएंगे उत्तरदायी सरकार। और केंद्र में द्वैध शासन था ही नहीं, सॉरी, केंद्र में द्वैध शासन कर दिया गया। प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैध शासन कर दिया गया। मतलब वायसराय अगर जो इम्पोर्टेंट विषय हैं उन पर कानून बनाएगा अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, और जो उसके मंत्री हैं उनके साथ मिलकर हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाएगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है। शक्तियों का बंटवारा भी कर दिया गया केंद्र और राज्य के बीच में इन 3 सूचियों के माध्यम से। संघीय न्यायालय की स्थापना भारत में की गई। इसी के प्रावधान के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। मतलब जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके लिए हालांकि पहले से ही प्रावधान कर रखा था सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के तहत, लेकिन ये नहीं पूरा क्लियर कर रखा था कितनी सीटें होंगी, कैसी होंगी, ठीक है। लेकिन अब निश्चित कर दिया गया भैया जितनी भी इनकी जनसंख्या है उसी जनसंख्या के अनुपात में इनकी सीटें निर्धारित होंगी। मतलब मान लीजिए बंगाल प्रांत में अगर 50% मुस्लिम है, तो बंगाल प्रांत की जो विधानसभा होगी उसमें 50% सीटें, जब चुनाव होगा 50% सीटें जो रिज़र्व होंगी किसके लिए होंगी, इन मुस्लिम लीग के लिए होंगी। एग्जाम्पल बताया मैंने। और इसके अलावा यहाँ पर दलित समुदाय को भी आरक्षण दिया गया, लेकिन इनको जो आरक्षण था ना वो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम वाला नहीं था, जॉइंट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम था। और बर्मा का शासन भारत से अलग कर दिया गया, आरबीआई की स्थापना कर दी गई। सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए सर ये डाउट रह गया। अब मेरा वादा है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट रह भी गया मैं बताऊंगा, उसको डिटेल में बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, शर्माइए मत, कमेंट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे कोर्स का लिंक है, आप पढ़ लीजिए। ये जो क्लास नोट्स है ना, बेहतरीन क्लास नोट्स, ये श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप ले लीजिएगा। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कहाँ से कर पाएंगे, गूगल प्ले स्टोर से। आपको लिखना है SHRI एजुकेशन, EDUCATION, यहाँ क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बेहतरीन क्लास नोट्स हैं। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नोट्स अगर आप लेंगे आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। आप डाउनलोड भी उसको कर सकते हैं अपने मोबाइल में। 100 रुपीज़ में आपको क्या मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा, प्लस आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी मिल जाएगा। दोनों नोट्स मिल जाएंगे। हमें इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार।